अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है शहजाद और आप मेरे साथ सुन रहे हैं आप सबका फेवरेट शो जिसका नाम है असली स्टोरीज। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम के रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। दूसरा, मैं आप सबसे माजरत करना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे से मैं अपनी स्टोरीज़ को पोस्ट नहीं कर पा रहा था। वजह यह थी कि मेरी तबीयत ज़रा नासाज थी, जिसकी वजह से मैं स्टोरीज़ ना रिकॉर्ड कर पा रहा था ना पोस्ट कर पा रहा था। लेकिन आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत बेहतर है और इंशाअल्लाह अपनी स्टोरीज़ को हर पीर और जुम्मे के दिन मैं अपलोड कर दिया करूँगा। बढ़ते हैं आज के पहले वाक़ये की तरफ, जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और हमारे बहुत ही अच्छे लिसनर ने हमें कराची पाकिस्तान से भेजा है। वो नहीं चाहते कि मैं उनका नाम ऑन एयर करूँ, इसलिए उनकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं उनका नाम नहीं शेयर कर रहा। इनका वाक़या कुछ ऐसे है कि जून जुलाई में जब बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां मिला करती हैं तो इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना शहर की भाग दौड़ से दूर इस बार की गर्मी की छुट्टियां वो अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ उनके गांव के पुश्तैनी मकान में गुजारें, जो इन्हें एक नया लाइफस्टाइल सीखने और देखने पर आमादा करेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी ट्रेन की टिकट्स ऑलरेडी बुक करवा ली थी और जैसे ही बच्चों की छुट्टियां हुई उन्होंने अपनी पैकिंग करके गांव की तरफ रवाना हो गए। बताते हैं कि इनका जो मकान गांव में मौजूद था वो काफ़ी सालों से बंद था और चूँकि ये मकान उनका पुश्तैनी था, उन्होंने ये यहाँ पे किसी को रेंट पर भी नहीं रखा था। जब वो इस मकान में दाखिल हुए तो बताते हैं कि ये एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग, एक बहुत ही अजीब सी कैफियत वो इस घर के अंदर महसूस करते थे। लेकिन इन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो एक शहर की ज़िंदगी जीते हुए आ रहे हैं, इसलिए शायद उनका आज पहला दिन, उनका दिमाग एक अलग ही सुकून में है, इसलिए शायद वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। कुछ दिन गुजर गए। उन्होंने गांव की अलग अलग जगहों पे घूमना शुरू किया। नदियों, खेतों और झीलों के पास उनका टाइम बहुत ही अच्छा गुजर रहा था उनकी फैमिली के साथ। उनके बच्चे, उनकी बीवी बहुत खुश थे इस वेकेशन के टाइम से। थोड़े अरसे बाद इनके बच्चों को इसी घर में से एक गुड़िया मिली, जो देखने में ठीक ठाक हालत में थी। जब से इनके बच्चों को वो गुड़िया मिली, इनके बच्चे हर वक्त उस गुड़िया के साथ खेला करते थे। हर रात को खाने की मेज़ पर बैठकर इनके बच्चे अपने माँ बाप को बताते थे कि वो पूरा दिन कैसे इस गुड़िया के साथ खेलते रहे हैं और इस गुड़िया ने इनके साथ कितनी सारी बातें की। हमारे दोस्त और उनकी बेगम इस बात को नज़रअंदाज कर दिया करते थे, ये जानकर कि ये छोटे बच्चे हैं, ये शायद ऐसे ही खेलते खेलते या मजाक में ये बातें करते हैं। कुछ दिनों की बात है, इनके बच्चों ने अचानक एक रात डर के साथ अपने माँ बाप के कमरे में गए और अपने माँ बाप को उठाया, ये कहते हुए कि वो गुड़िया उन्हें बहुत तंग कर रही है, उन्हें सोने नहीं दे रही और उनसे गलत गलत काम करने को कह रही है। ये सुनकर माँ बाप दोनों थोड़े परेशान हुए, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि एक गुड़िया इन्हें कोई काम करने को कैसे कह सकती है, इन्हें सोते वक्त परेशान कैसे कर सकती है। ये देखकर वो बच्चों को लेकर दोबारा इनके कमरे में आए और दरियाफ्त किया कि वो गुड़िया किधर है। दोनों माँ बाप ने और दोनों बच्चों ने मिलकर पूरे कमरे में गुड़िया को ढूंढा, लेकिन वो गुड़िया कहीं से नहीं मिली। बच्चे बहुत डरे हुए थे, इसलिए माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना आज बच्चों को अपने साथ अपने ही बेडरूम में सुला लिया जाए। इसी सोच के साथ जब माँ बाप अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे में दोबारा दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो गुड़िया इन्हीं के पलंग पर सोई हुई है। ये देखकर वो थोड़े हैरान और परेशान तो हुए, लेकिन उन्होंने आखिर सोचा कि ये सिर्फ एक गुड़िया है, इससे हमें क्या तकलीफ हो सकती है या ये हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। ये सोचकर दोनों माँ बाप ने वो गुड़िया उठाकर बच्चों के सामने ज़मीन पर पटक दी। बच्चों ने जब ये देखा कि वो गुड़िया कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती और उनके माँ बाप ने उस गुड़िया को उठा के दूर फेंक दिया है, बच्चों का डर भी थोड़ा थोड़ा जाने लगा।
वो सोए ही थे कि थोड़ी देर में उन्हें किचन से बहुत ही जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जब हमारे दोस्त किचन की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि किचन में 4-5 खाने की प्लेटें ज़मीन पर गिरी हुई हैं और टूटी हुई हैं। इन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि ये प्लेटें आखिर ज़मीन पे गिरी कैसे, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया। और चूंकि वो ऑलरेडी नींद में थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी सफाई सुबह में कर ली जाए और अभी जाकर सो जाते हैं। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि इन्हें मेन डोर पर दस्तक की आवाज़ आई। दस्तक सुनते ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, ये देखने कि रात के इस पहर में कौन है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ कोई ना था। वो जैसे ही पलटे, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, ये देखकर कि वो गुड़िया एकदम इनके पीछे खड़ी थी। वो गुड़िया हवा में थी, ना तो किसी ने उसे पकड़ा था और ना ही वो किसी चीज़ के सहारे से हवा में लटक रही थी, बल्कि वो गुड़िया हवा में तैर रही थी। वो ये देखकर एकदम ही हक्के बक्के रह गए। उन्हें कुछ समझ ना आया कि उस वक्त क्या किया जाए। उन्होंने अपने हाथ से उस गुड़िया को धकेला और वो भागते हुए अपने बेडरूम की तरफ गए। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि जल्दी से बच्चों को उठाओ और इस घर से बाहर निकलो। दोनों माँ बाप ने एक एक बच्चे को गोद में लिया और मेन डोर की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो मेन डोर की तरफ आए, उन्होंने देखा कि मेन डोर बंद हो चुका है और वो गुड़िया उनके और मेन डोर के बीच में हवा में तैर रही। ये मंजर देखकर दोनों ही माँ बाप बहुत ही डर गए। इनके बच्चों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इस अफरा तफरी में उन्हें उस गुड़िया के मुंह से चंद लफ्ज सुनाई दिए। गुड़िया इन शब्दों का विर्द बार बार कर रही थी, तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते, तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते। ये देख और सुनकर इन दोनों के माँ बाप ने सोचा कि बच्चों की जान बचाने के लिए इस घर से बाहर निकलना शायद बहुत ज़रूरी है। और यही सोचते हुए हमारे दोस्त ने गुड़िया को एक बार फिर धकेल कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जैसे ही इस बार हमारे दोस्त गुड़िया की तरफ बढ़े, गुड़िया ने अपना हाथ ऊपर किया और उसके हाथ में एक चाकू था। वो ये देखकर डर गए और पीछे हो गए कि कहीं वो गुड़िया इन पर वार ना कर दे। आखिर इन्हें अपने बीवी और अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। वो दोबारा भागे अपने बेडरूम की तरफ और बेडरूम में आते ही उन्होंने अपना मेन डोर बंद कर दिया। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या करना चाहिए और उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। आखिर कैसे वो गुड़िया हवा में उड़ रही है और क्यों वो इन्हें इस घर के बाहर नहीं जाने दे रही। बहुत सोचने के बाद इन्हें फाइनली ये ख्याल आया कि इन्हें आयतुल कुर्सी का विर्द करना चाहिए, कि खुदा का नाम शायद इन्हें बचा सकता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए वो अपने कमरे से बाहर आए। इस बार उन्होंने अपनी बीवी और अपने बच्चों को बेडरूम में ही रहने दिया और दरवाज़ा उनसे कहकर अंदर से लॉक करवा लिया। जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने उस गुड़िया को दोबारा पूरे घर में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गुड़िया उन्हें कहीं नहीं मिली। वो बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आयतुल कुर्सी के विर्द से ही वो गुड़िया शायद दोबारा उनके सामने नहीं आई। उन्होंने इस बार ये मौका सही समझा और अपने बीवी बच्चों को लिया और वो घर के बाहर निकल आए। चारों जल्दी से गाड़ी में बैठे और हमारे दोस्त ने जल्दी से गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी। दोबारा ट्रेन स्टेशन पे आए, तब इनकी जान में जान आई। अब ये दोनों, हमारे दोस्त और उनकी बीवी, आपस में बात करना चाहते थे कि आखिर ये सब हुआ क्या और कैसे, लेकिन बच्चों के सामने उन्होंने ये डिस्कशन करना मुनासिब नहीं समझा। बच्चों को गाड़ी में ही बिठाकर दोनों माँ बाप गाड़ी से उतरे और उन्होंने कोशिश की कि आस पड़ोस वालों से कुछ पूछे, अगर उन्हें इस गुड़िया के बारे में कुछ पता हो। उन्हें आस पड़ोस से कोई इन्फॉर्मेशन उस गुड़िया के बारे में नहीं मिली। उन्होंने वो पूरी रात ट्रेन स्टेशन पर ही गुजारी और अगले दिन
हमारे दोस्त ने मस्जिद में जाकर एक इमाम साहब से रुजू किया कि उनके घर में पिछली रात ये सारे वाक़यात पेश आए। इमाम साहब ने इनसे कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, हो सकता है कि मुझे शायद वहाँ से किसी बात का जवाब मिल जाए। डर के मारे उनकी कैफियत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उस घर का नाम तक सुनने में इनकी रूह कांप रही थी। उन्होंने इमाम साहब से अर्ज़ की कि क्या आप अकेले उस घर की तरफ जाकर या उस घर में जाकर चीज़ों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा उस घर के अंदर कदम रखूँ। इमाम साहब ने उनकी तकलीफ़ और उनकी कैफियत दोनों समझी और उनसे कहा कि ठीक है बेटा, तुम अपनी बीवी और अपने बच्चों के पास जाओ और मैं तुम्हारे घर जाकर इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगले ही दिन इमाम साहब इनके घर में गए। उन्होंने अपना अमल किया और 4 से 5 घंटे के बाद जब वो दोबारा मस्जिद आए तो इमाम साहब ने देखा कि हमारे दोस्त और उनका पूरा ख़ानदान मस्जिद में ही बैठा था। वो बहुत ही बेचैन थे ये जानने के लिए कि आखिर उस घर में हो क्या रहा है, उस गुड़िया का क्या राज है। जैसे ही उन्होंने इमाम साहब को आते देखा, इन्होंने इमाम साहब से पूछा कि क्या आपको हमारे किसी सवाल का जवाब मिला, क्या आपको पता चला कि उस गुड़िया का क्या राज है। इमाम साहब ने कहा कि तुम्हारे उस घर में आज से तकरीबन 5 साल पहले एक छोटी बच्ची को अगवा करके उसका कत्ल किया गया था। शायद उस बच्ची के माँ बाप ने अगवा करने वालों को पैसे नहीं दिए या जो भी बात थी, लेकिन उन्होंने उस छोटी बच्ची का कत्ल उस घर के अंदर किया था। जो गुड़िया तुम्हें मिली है, ये गुड़िया उसी छोटी बच्ची की है। उस बच्ची की ज़िंदगी एक गैर मुनासिब तरीके से ख़त्म कर दी गई, जिसकी वजह से उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। ये जानकर इन्हें बहुत ही अजीब लगा कि हमारे ही घर में क्यों, वो गुड़िया आज तक वहाँ क्यों है। इन्होंने इमाम साहब से ये जानने की कोशिश की कि उस कहानी का एंड क्या है, कैसे उस गुड़िया को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए या उस घर से उस चीज़ को, उस रूह को या उस जिन को बाहर निकाला जाए। इमाम साहब ने कहा कि मैंने तुम्हारे घर में अमल कर दिया है और मैं तुम्हें दम किया हुआ पानी देता हूँ। तुम उस पानी को उस घर के चारों कोनों पर छिड़क देना। इंशाअल्लाह तुम्हारा घर उस गैर मरई मखलूक से आज़ाद हो जाएगा। ये सुनकर उन्होंने इमाम साहब से फूका हुआ पानी लिया और वो घर की जानिब बढ़ने लगे। रास्ते में हमारे दोस्त कहते हैं कि इनकी बेगम, जो कि इस पूरे वाक़े से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, उन्होंने कहा कि देखो, दोबारा उस घर में जाना मुझे नहीं लगता कि कोई अक्लमंदी है। क्यों ना हम यहीं से अपने बच्चों को लेकर वापस चले जाएं। क्या तुम्हें लगता है कि उस घर में जाना हमारी या हमारे बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है? हमारे दोस्त ने कहा कि अपनी बेगम की ये बात सुनकर मुझे उस वक्त अपने शहर वाले घर में वापस लौट जाना ही सही लगा और मैंने दोबारा मस्जिद में जाकर इमाम साहब से बात की कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं ये पानी उस घर में दोबारा जाकर चारों कोनों पर फेंक सकूं। मैं बहुत डर गया हूँ उस घर से और मेरी बेगम और मेरे बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं इस पूरी सिचुएशन से। तो मैं चाहता हूँ कि क्या आप किसी को भेजकर मेरी मदद कर सकते हैं कि वो हमारे उस घर को क्लियर करवा दे या उस गैर मरई मखलूक को उस घर से निकाल दे, ताकि हम अपने शहर वाले घर दोबारा आज के आज ही लौट जाएं। इमाम साहब ने उनकी हामी भरी, क्योंकि वो जानते थे कि इस ख़ानदान ने जो बर्दाश्त किया है वो एक आम इंसान कभी अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमाम साहब ने इनसे कहा कि मैं एक शख्स को जानता हूँ जो मेरे कहने पे आपके घर जाकर उस गैर मरई मखलूक को वहाँ से निकाल सकते हैं। आप बेफिक्र होकर अपने शहर वाले घर में लौट जाएं, लेकिन मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें ताकि जस्ट इन केस अगर मुझे आपसे कोई बात करनी हो तो मैं आपसे रुजू कर सकूं। हमारे दोस्त ने इमाम साहब को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और वो उसी रात
अपना तमाम तर सामान उस गांव वाले घर में छोड़कर शहर के लिए रवाना हो गए। वो कहते हैं कि इस वाक़ये के बाद उन्होंने आज तक कभी भी उस गांव की तरफ सफ़र नहीं किया। वो सोच भी नहीं सकते उस गांव में दोबारा जाना या उस अपने पुश्तैनी घर के बारे में जहाँ पे उनके ख़ानदान के साथ एक रात में इतना कुछ हो गया जो शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगियों में महसूस नहीं किया और ना ही कभी करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हमें ऐसे वाक़यात के लिए थोड़ा बहुत रेडी रहना चाहिए। जब हम अपना घर छोड़ के एक अनजान जगह पर जाते हैं तो हमें नहीं पता कि उस जगह पर हमसे पहले क्या क्या हो चुका है। जिन्नात, चुड़ैलें, रूहें, हम सब जानते हैं कि ये भी खुदा की बनाई हुई मखलूक़ात हैं जिनका बसेरा इस दुनिया में है। वो हमारे साथ हमारे बीच ही रहते हैं, लेकिन इंसानों के और इस मखलूक के बीच में एक पर्दा है जो कि अल्लाह ताला ने किसी वजह के तहत रखा है। कहते हैं कि अगर कोई घर 40 दिनों से खाली हो या अगर किसी घर में 40 दिन तक कोई ना रहे तो वो घर इन मखलूक़ात के लिए रिहाइश बन सकती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं या अगर आप किसी ऐसे घर की तरफ या अपनी किसी ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं जो आपको पता है कि 40 दिनों या इससे ज़्यादा दिनों से बंद पड़ा है, तो थोड़ी सी एहतियात कर लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे दोस्त बहुत खुशनसीब थे कि इनके साथ या इनके ख़ानदान वालों के साथ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये मखलूक हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर हम सही स्टेप्स ना लें। खुदा का नाम अपनी ज़बान पे रखना, अपनी नीयत हमेशा साफ़ रखना, तहारत की हालत में रहना, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए हम बाआसानी इन चीज़ों से एहतियात बरत सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी आज की दूसरी कहानी की तरफ जो सुनाएंगी हमें अलीशा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अलीशा। आज का किस्सा हमें भेजा है हमारे बहुत ही अच्छे व्यूअर ने जिनका नाम है डॉक्टर जावेद अत्तर और इनका ताल्लुक़ है न्यूयॉर्क अमेरिका से। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि उनकी फ़ैमिली को काफ़ी शौक़ था कैंपिंग करने का। अमेरिका में काफ़ी नेशनल पार्क्स हैं, स्टेट पार्क्स हैं जहाँ पे फैमिलीज़ जाती हैं कैंपिंग करने गर्मियों की छुट्टी में। डॉक्टर साहब की फ़ैमिली भी उनमें से एक ही थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस साल उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग बिग मूस लेक के करीब जाएंगे कैंपिंग करने। तो जैसे छुट्टियां शुरू हुई वो लोग निकल गए। थोड़ा सा चलने के बाद एक जगह उन्हें पसंद आई तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो टेंट वहीं पर सेटअप करेंगे। तो पूरी फैमिली ने मिल के टेंट सेटअप किया और थोड़ी सी आग जला दी। थोड़े टाइम बाद उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनका पीने का पानी ख़त्म हो गया है। यूजुअली ऐसी कैंपिंग साइट्स में वाटर टैंक्स होते हैं जहाँ पे हम जाके अपने लिए पानी भर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने उनकी छोटी बेटी आफिया को कहा कि चलो हम जाते हैं, थोड़ा पानी भर कर लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब और उनकी बेटी पानी भरने चले गए और कैंपिंग साइट पे डॉक्टर साहब की बीवी और उनकी बड़ी बेटी वहीं पे बैठे थे। जैसे वो लोग टेंट के पीछे गए तो आफिया ने देखा कि वहाँ पे बहुत ही प्यारी सी गुड़िया थी। अच्छे क्लीन कपड़े थे, उसके बाल अच्छे से बने हुए थे। तो उसने उस गुड़िया को उठाया और डॉक्टर साहब को कहा कि अब्बू क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार गुड़िया तो अच्छी ही लग रही है, तो बेशक क्यों नहीं। तो आफिया ने वो डॉल उठाई और वो अपने अब्बू के साथ चली गई पानी भरने। और उस कैंपिंग ट्रिप के दौरान आफिया उस डॉल को अपने से अलग नहीं होने दे रही थी। जैसे कि अलग से ही अटैचमेंट हो जाता है किसी का कोई चीज़ के साथ, एग्जैक्टली उसी तरीके से आफिया उस डॉल के साथ इतनी अटैच थी कि वो जहाँ भी जाती थी वो उस डॉल को साथ में लेकर जाती थी। तो हुआ यूँ कि वीकेंड ख़त्म हो गया और घर जाने की बारी आ गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि आफिया जिसकी भी गुड़िया है आप यहीं पे बेंच पे रख दो, जिसकी भी होगी वो वापस आकर लेकर जाएंगे। तो वो ज़िद करने लगी कि नहीं अब्बू, मुझे इस गुड़िया को घर लेके जाना है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती यहाँ पे। बहुत ज़्यादा समझाने बहलाने के बाद आफिया फिर भी नहीं मानी।
उसने एक अलग ही आवाज़ में चीख कर कहा कि मैं ये गुड़िया अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये देखकर डॉक्टर साहब और उनकी बीवी दोनों घबरा गए। जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया था, आफिया उस वक्त सिर्फ 7 साल की थी। जाहिर सी बात है वो छोटी बच्ची थी, और उस उम्र में तो बच्चों की ज़िद बहुत होती है। अपनी ज़िद को मुकम्मल रखते हुए आफिया उस गुड़िया को अपने साथ घर लेकर आ गई। वो जब भी स्कूल जाती तो गुड़िया को साथ में लेकर जाती। जब घर पे रहती तो पूरा टाइम गुड़िया के साथ खेलती रहती। तकरीबन 2-2.5 महीने निकल चुके थे। हुआ यूं कि एक दिन आफिया की एक दोस्त उसके घर आई खेलने को। तो आफिया की दोस्त ने देखा कि वो गुड़िया बहुत ही प्यारी थी, और जिस तरीके से आफिया ने उसे सजाकर रखा था, एक चेयर पे बिठाकर रखा था, आफिया की दोस्त को डॉल बहुत पसंद आई। जैसे ही वो गई वो डॉल को उठाने के लिए उसके साथ खेलने को, अचानक से उसका हाथ जल गया। ये बहुत ही अजीब सा किस्सा हुआ था उसके साथ। जाहिर सी बात है वो आफिया की दोस्त थी तो वो छोटी बच्ची ही थी। जब उसने ज़ोर से चीख लगाई तो आफिया की मम्मी बेडरूम में आई और उन्होंने देखा कि उस छोटी बच्ची का, आफिया की दोस्त का, हाथ जला हुआ है। तो उसने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैंने डॉल को हाथ लगाया तो मेरा हाथ जल गया। तो आफिया की अम्मी को लगा कि ये दोनों बच्चे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, ये लोग बता नहीं रहे, ऐसे कैसे थोड़ी ना होता है कि कोई डॉल को हाथ लगाए और अपना हाथ जल जाए। तो उसने ये बात को टाल दी और उसकी दोस्त की मम्मी को बुलाकर उसे घर भेज दिया। ऐसे छोटे छोटे किस्से हमेशा होते रहते थे, लेकिन आफिया के घर वाले इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कभी रात में किचन कैबिनेट्स के दरवाजे खुल जाना, कभी नल में से पानी निकलना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होने लगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने और उनकी बीवी ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन हुआ यूँ कि शाम का वक्त था। आफिया और उसकी बहन ऑलरेडी सो चुके थे क्योंकि अगले दिन उनकी स्कूल थी। डॉक्टर साहब थोड़ा लेट आने वाले थे क्योंकि उनका हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन था, और आफिया की मम्मी घर में अकेली थी बच्चों के साथ। वो किचन में अपना काम करके जैसे ही बेडरूम में गई, उन्होंने बेडरूम में ऑलरेडी कपड़े निकाल के रखे थे अगले दिन ऑफिस जाने के लिए। वो किचन से जैसे ही अपना काम फिनिश करके बेडरूम में आई, उन्होंने देखा कि उनके कपड़े कटे हुए थे। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और गुस्सा हो गई। उन्होंने देखा कि उनके कपड़े, उनकी पैंट्स, उनकी शर्ट अजीब अजीब तरीके से कटे हुए थे। वो ये देखकर चीखते हुए आफिया के रूम में गई, क्योंकि आफिया अक्सर ऐसी शरारतें करती थी। जैसे ही वो आफिया के रूम में गई, उन्होंने देखा कि आफिया तो सोई है और वो डॉल जो थी, उस डॉल के हाथ में सिजर्स थी। ये देखकर आफिया की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया और कहा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर आ जाओ। डॉक्टर साहब ने अपना काम फिनिश करके तुरंत वो घर आ गए। तो आफिया की अम्मी ने उनको बताया कि आज ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि आफिया तुमसे गुस्सा होगी किसी बात को लेकर, तो शायद से उसने मजाक में ही किया होगा, तो तुम सीरियसली नहीं लो, तुम्हारा वहम होगा। ये गुड़िया थोड़ी ना ऐसा कुछ कर सकती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो उन्होंने अपनी बीवी को थोड़ा बहला के फुसला के इस टॉपिक को हटा दिया और इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उसके 2-3 दिन बाद रात के 2:30 बजे अचानक से घर में फायर अलार्म बजने लगे। डॉक्टर साहब और उनकी बीवी उठे और वो लोग बच्चों के रूम में जा रहे थे। आफिया की बड़ी बहन तो उठ गई थी फायर अलार्म से, लेकिन अफसोस आफिया नहीं उठी। जैसे डॉक्टर साहब और उनकी बीवी आफिया के रूम के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि आफिया का रूम तकरीबन जल चुका था और वो बच्ची वैसे ही सो रही थी, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन लोगों ने जल्दी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को बुलाया। जैसे ही फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और आग सेटल हो गई, जैसे आफिया को बाहर निकाला, लकीली आफिया तभी जिंदा थी। वो 70% बर्न हो चुकी थी
डॉक्टर साहब ने उम्मीद नहीं हारी। वो लोग आफिया को लेकर तुरंत हॉस्पिटल गए। 1-1.5 हफ्ते सरवाइव करने के बाद आफिया इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर साहब हमें कहते हैं कि जब फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, उन लोगों ने घर की थोड़ी बहुत चीज़ें रिकवर की। वो थोड़ी बहुत चीज़ों में एक चीज़ आफिया की वो प्यारी सी गुड़िया भी थी। हैरत की बात यह है कि उस गुड़िया को एक खरोच नहीं आई थी। पूरा घर जल चुका था, सब कुछ तहस नहस हो चुका था, लेकिन उस गुड़िया का एक बाल नहीं जला था। वो अभी भी उसी प्यारे ड्रेस में थी, उसके बाल अभी भी बने हुए थे, वो अभी भी वैसी ही प्यारी लग रही थी जैसे आफिया ने पहले दिन पे उसे उठाया था। इस किस्से के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे यूजुअली रास्ते पे कोई अच्छी चीज़ देखकर, कोई खिलौना देखकर हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसी कोई चीज़ नहीं उठाएं, ऐसी कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाएं। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि उन्होंने पाकिस्तान में एक आलिम को कांटेक्ट किया। उस आलिम को इस डॉल की पिक्चर भेजी और पूछा कि ऐसा क्या है इस गुड़िया में कि पूरा घर जलने के बाद भी ये गुड़िया उसी तरीके से है और बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है। आलिम साहब ने कहा कि आफिया की जो गुड़िया थी वो किसी बच्ची की थी। वो बच्ची उसी लेक में डूबकर मर गई थी जहाँ ये लोग कैंपिंग करने गए थे। किसी तरीके से उस गुड़िया में एक ऐसी मखलूक थी जिसे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। और ये पहली बार किस्सा नहीं हुआ था, इस गुड़िया के साथ पहले भी किस्से हो चुके हैं, दूसरे भी बच्चों की जान जा चुकी है। जब आलिम साहब को पूछा गया कि ये गुड़िया कितनी पुरानी है, तो आलिम साहब ने कहा कि ये गुड़िया तकरीबन 150 साल पुरानी होगी और इतने सालों से ये इतने बच्चों की जान लिए जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको बाहर से ऐसी कोई चीज़ ना उठाने दें कि जो आपको थोड़ी सस्पिशियस लगती हो या जो आपको बिलोंग नहीं करती हो। कई बार ऐसा होता है कि छोटी से छोटी चीज़ में ऐसी मखलूक़ात आ जाती है जिनसे हम नहीं लड़ सकते, और काफ़ी बार ऐसा मैंने देखा है और सुना भी है कि ऐसी चीज़ों की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली जा सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मैं दोबारा आऊँगी अपनी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके साथ अगर कोई ऐसे किस्से हुए हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। ha 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 ha